Very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your political science teacher. So class, today we all are going to continue chapter number 2 of your book Indian Constitution at Work. And in our earlier class, we discussed about some of the fundamental rights, right to constitutional remedies and cultural and educational rights. We talked about that. So today, we will talk about National Human Rights Commission. Okay, these are like some of the commissions for the protection of our fundamental rights, other than right to constitutional remedies. Some commissions established for the protection of our fundamental rights, like National Human Rights Commission, rights institution for the rights of women, minorities, and scheduled class, etc. So one of this commission is National Human Rights Commission. And what is this? The real test of the rights given by any constitution is in their actual implementation. Obviously, laws बना दिया ठीक है, बट उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट क्या होता है उसका इम्प्लीमेंटेशन. जो भी आपने प्लानिंग की है, क्या उसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंटेशन, क्या प्रॉपर वर्किंग हो रही है या नहीं हो रही है. सो दिस इज फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन. कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ले लो, उसका जो एक्चुअल वर्क पता चलता है उसके इम्प्लीमेंटेशन से पता चलता है. So as you all know, like इंडिया जो था आफ्टर इंडिपेंडेंस, वन ऑफ द बहुत ज्यादा पोवर्टी थी. आज के टाइम पे भी है, बट उस टाइम पे बहुत ज्यादा पोवर्टी थी, इलिटरेसी थी. तो द पुअर, इलिटरेट एंड द डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी मस्ट बी एबल टू एक्सरसाइज देयर राइट्स. ठीक है, वी शुड अवेयर अबाउट अवर राइट्स. अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी आप 11th स्टैंडर्ड में हो, यू आर स्टडिंग पॉलिटिकल साइंस, और टिल 10th आपने सारे सब्जेक्ट्स जो हैं उनका बेसिक नॉलेज लिया है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती पढ़ने की, तो क्या आप बहुत सारी चीजों से आज जैसे आप अवेयर हो, तो क्या आप अवेयर हो सकते यस वी हैव दिस राइट. ठीक है, जैसे आपके 6 फंडामेंटल राइट्स है. अगर आप लिटरेट नहीं होते तो क्या आप फंडामेंटल राइट्स में भी आपको पता होते कि हमारे अधिकार हैं, हमारे राइट्स हैं, बट उसके अंदर क्या क्या चीजें मेंशन है, अगर हमारा वायलेट होता वो फंडामेंटल राइट तो हम कहाँ जा सकते, ये सारी चीजें नहीं पता होती ना. तो ये जो पुअर थे, इलिटरेट थे, या जो भी डिप्राइव्ड सेक्शन था, बैकवर्ड सेक्शन था, उसके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि इन राइट्स उनको ये राइट्स प्रोवाइड करवाना सबसे बड़ा चैलेंज था. सो मैनी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इस पे काम करने लग गई, जिससे कि जो पुअर है, इलिटरेट है, डिप्राइव्ड सेक्शन है, उनके जो राइट्स है वायलेट ना हो. बहुत सारी ऐसे इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी, लाइक पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज. ठीक है, ये अंडरलाइन कर दीजिए, फुल फॉर्म में उसमें आ जाता है कभी कभी. पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स. दीज आर लाइक ऑर्गेनाइजेशंस who have been working as watchdogs against the violation of rights. In this background, the government has established in 1993 an institutional, the National Human Rights Commission. So when did National Human Rights Commission established? In the year 1993. And for what purpose? For the protection of human rights, for the protection of the fundamental rights of human beings. So this commission is composed of a former Chief Justice of Supreme Court of India. क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, देख लो इसकी फॉर्मेशन क्या है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की. एक फॉर्मर चीफ जस्टिस, मतलब जो चीफ जस्टिस रह चुके हैं, फॉर्मर मतलब जो पहले रह चुके हैं, उनका होना जरूरी है. फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एंड अ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट, एंड 2 other members who have knowledge and practical experience in matters relating to human rights. So this is the composition of the Human Rights Commission. Former Chief Justice of India, former Chief Justice of Supreme Court, former Chief Justice of High Court, former Judge of Supreme Court, and 2 other members which are having adequate knowledge and practical experience about human rights. Okay, so this is the composition.
And now this commission functions include inquiry at its own initiative or on a petition presented to its by a victim into a complaint of violation of human rights. ठीक है, ये जो कमीशन है अपने लाइक उनका खुद का इनिशिएटिव होता है, अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं, या फिर वो ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, या न्यूज़पेपर से मटेरियल्स कलेक्ट करते हैं, या फिर हो सकता है कुछ विक्टिम्स जेल्स में जो विक्टिम्स होते हैं उनके पास जाते हैं. इन योर फर्दर चैप्टर्स वी विल टॉक अबाउट सम ऑफ द केस स्टडीज और जिसे जस्टिस मिला है ड्यू टू दिस नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, हम पढ़ेंगे उनके बारे में. जो भी विक्टिम्स हैं, अगर उन्होंने बताया है कि उनके साथ क्या है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है, या फिर जेल में उनकी जो कंडीशन है ज्यादा बेटर कंडीशन नहीं है, या ऐसे करके कोई भी वो रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स, और ये क्या करते हैं, अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं. ये जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, बहुत हजारों में, मतलब हर साल हजारों में इनके पास कंप्लेन आती है, जैसे कि कस्टोडियल डेथ हो गया, ठीक है, कस्टोडियल डेथ कस्टडी में रखा हुआ था, और उसमें क्या है, मे बी बातचीत करते वक्त और ऐसे उनको टॉर्चर किया गया होगा और उससे उनकी डेथ हो गई है, या कस्टोडियल रेप हो सकता है, डिसअपियरेंसेस हो सकती है, पुलिस एक्सेसेस हो गया, फेलियर इन टेकिंग action, indignity of women. These are like some of the complaints filed by the people to the National Human Rights Commission. And in most significant intervention has been on despaired youth in Punjab and investigation and trial of Gujarat right cases where its intervention proved effective. These are like two of the example. क्या हुआ था इसमें, पंजाब में एक यूथ जो था उसको अरेस्ट कर लिया गया था, बट आफ्टर सम टाइम वो जो यूथ था, ठीक है, वो जो पर्सन था वो डिसअपेयर हो गया था. तो उस केस में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में बहुत ज्यादा लाइक इफेक्टिव रही है. और गुजरात में भी क्या हुआ था, राइट्स केसेस हुए थे, तो वहाँ पे गुजरात राइट्स में भी जो इंटरफेयर किया था, इंटरवेंशन थी आपके नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की, काफी इफेक्टिव रही थी. ऑब्वियसली ये जो कमीशन है उसके पास पावर नहीं है, प्रोसिक्यूशन की पावर नहीं है, बट इट कैन merely मेक रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट और रिकमेंड टू द कोर्ट टू इनिशिएट प्रोसीडिंग्स बेस्ड ऑन द इंक्वायरी दैट इट कंडक्ट्स. ठीक है, अब देखिए, प्रोसिक्यूशन की इनके पास पावर नहीं है, बट ये रिकमेंडेशंस दे सकते हैं कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, कि ये इनिशिएटिव लेना चाहिए, या फिर इस प्रोसीडिंग्स के लिए क्या क्या इंक्वायरी आप बैठा सकते हो. ये सारी चीजें जो है, ये जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो ले सकती है. ठीक है, and if you want to know more about it, you may visit this nhrc.nic.in. ठीक है, प्रोसिक्यूशन का मतलब समझते हो ना, लीगल प्रोसीडिंग्स जहाँ पे होती है कि इसके ऊपर क्रिमिनल चार्ज लगा है और किसी के ऊपर, और उस पे जो लीगल प्रोसीडिंग्स होती है जिस इंस्टीट्यूट में, उसको हम बोलते हैं प्रोसिक्यूशन. Okay, so this is all about NHRC. Now your next topic is directive principles of state policy. अभी तक आपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में बहुत कम पढ़ा है, राइट, कि थोड़ा बहुत पढ़ा है कि लाइक टिल क्लास 10th आपको ये पता है कि गाइडलाइंस होती है. But now, what is this? These are the guidelines given by our Constituent Assembly. ठीक है, जब इंडिपेंडेंट हुआ था इंडिया, उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कुछ गाइडलाइंस दी थी कि ओके, ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं की गई है, बट कुछ चीजें हैं जो आगे जब डेवलपमेंट हो जाएगी कुछ टाइम के बाद, तो जो गवर्नमेंट है उसे अडॉप्ट करना चाहिए. ठीक है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं जो हम रीड करेंगे. The makers of our constitution knew that independent India was going to face many challenges. Foremost among these was the challenge to bring about equality and well-being of all the citizens. Obviously, upper caste, lower caste की situation बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे. ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं थी. दैट्स वाई ये जो रिजर्वेशन आप आज के टाइम पे देख रहे हो, वो रिजर्वेशंस हैं. क्यों? इक्वालिटी लाने के लिए, और उस टाइम पे इक्वालिटी बिल्कुल नहीं थी. तो सबसे बड़ा चैलेंज था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कि इक्वालिटी लेकर आने, इक्वालिटी हम कैसे लेकर आए. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास ये बहुत बड़ा चैलेंज था.
They thought certain policy direction was required for handling these problems. At the same time, the constitution did not want future governments to be bound by certain policy decisions. Now, look at this statement. Ki, obviously, some policies should be there for the equality and for the well-being of the people. But at that time, वो policies वो क्या है issue वो इनिशिएट नहीं कर सकते थे, ठीक है, और वो बाउंड नहीं करना चाहते थे. व्हाई? बिकॉज वो बाउंड नहीं करना चाहते थे फ्यूचर गवर्नमेंट को कि वो इन्हीं पॉलिसीज के बेसिस पे डिसीजन ले. दैट्स व्हाई दे गेव सम गाइडलाइंस, जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन में दे वर नॉट मेड लीगली इन्फोर्सिएबल, ठीक है, कुछ गाइडलाइंस दी थी जो लीगली इन्फोर्सिएबल नहीं थी. गवर्नमेंट अगर आगे इम्प्लीमेंट करना चाहे पर्टिकुलर गाइडलाइन तो कर सकती है, कोई लीगल फाउंडेशन नहीं थी. वी कैन नॉट गो टू द कोर्ट आस्किंग द कोर्ट to instruct the government to implement that policy. Thus, these guidelines are non-justiciable. Non-justiciable मतलब parts of the constitution that cannot be enforced by the judiciary. For example, जैसे कि अगर आप 1990 से पहले, ठीक है, इवन 1992 बोलूंगी मैं, 1992 से पहले बोलते कि वी हैव लाइक पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस होने चाहिए, ठीक है, वी हैव दिस राइट, और ऐसे करके. तो उससे पहले आप ये नहीं, आप जुडिशरी के पास नहीं जा सकते थे, बिकॉज उस टाइम पे पंचायती राज सिस्टम नहीं था, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं था. ये 1992 में आया, और ये वन ऑफ द गाइडलाइंस थी कि पंचायती राज सिस्टम इंडिया में होना चाहिए. बिकॉज डेमोक्रेसी तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या मिलेंगे, चांसेस मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में. ओके, तो 1992 से पहले हम नहीं कर सकते थे, ठीक है. तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो दी थी. Those who framed our constitution thought that the moral force behind these guidelines would ensure that the government would take them seriously. Besides, they expected that the people would also hold the governments responsible for implementing these directives. So a separate list of policy guidelines is included in the constitution. The list of these guidelines is called the Directive Principles of State Policy. So if I ask you simply what is the DPSP, the Directive Principles of State Policies are the guidelines given by our Constituent Assembly at the time of the independence, which maybe future government will implement and follow the policy according to that guideline is known as like DPSP. ओके, सो नाउ व्हाट डू क्या क्या गाइडलाइंस मेंशन की गई है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में. द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स दैट वी एज अ सोसाइटी शुड अडॉप्ट. ये 3 लिस्ट जो है, ठीक है, इस चैप्टर में स्पेशली हम 3 थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे. द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स दैट वी एज अ सोसाइटी शुड अडॉप्ट. Certain rights that individuals should enjoy apart from fundamental rights, ठीक है. आज के टाइम पे जैसे 1970s तक जो है प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट था, नाउ इट इज लीगल राइट. तो फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी कुछ ऐसे राइट्स होने चाहिए जो लोग जो है इंजॉय करें, ठीक है. तो उन्हें लीगल राइट्स का नेम भी दिया है. Certain policies that the government should adopt in future. government को कुछ policies adopt करनी चाहिए for the development of our nation, for the well-being of our nation, ठीक है. तो ये 3 main things थी इसके अंडर में. So some idea of the vision of makers of our constitution by looking at some of the directive principles shown below. अभी हम पढ़ेंगे क्या क्या है, ठीक है. The government from time to time tried to give effect to some directive principles of state policies. They passed several zamindari abolition bills. जमींदारी को abolish किया गया था, पहले नहीं किया गया था abolish, but बाद में उसको abolish किया गया था. Nationalized banks को establish किया गया. बहुत सारे फैक्ट्री लॉज बनाए गए थे. मिनिमम वेजेस को फिक्स्ड कर दिया गया था. कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज बनाई गई थी, उनको प्रमोट किया गया था.
प्रोविजंस फॉर द रिजर्वेशन ऑफ फॉर द अपलिफ्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट, की शेड्यूल कास्ट को हम कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं, उनके लिए प्रोविजंस थे। शेड्यूल ट्राइब्स बनाए गए, तो कुछ ऐसे एफर्ट्स लगाए गए जिससे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में इंक्लूड थे, जैसे राइट टू एजुकेशन हो गया, फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम हो गया, राइट टू वर्क अंडर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ये सारी चीजें जो है, मिड डे मील स्कीम हो गई, ये सारी चीजें हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में मेंशन्ड है, जो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमें नहीं दी गई थी, बट टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट आती रही उन्होंने इन गाइडलाइंस को देखा, ठीक है, समझा और फॉलो करने की कोशिश की थी। Okay, so now just look at this fundamental duties of citizens. क्या क्या duties हैं? We have, like we talk about fundamental rights every time, we have this right, we have this right, etc. But we rarely talk about fundamental duties, right? So there are some fundamental duties of the citizens also. For the successful implementation, for the success of the democracy, it is necessary that people should know their duties and they should follow their duties. So in 1976 में आपका 42nd amendment हुआ था, ठीक है। Among other things, the amendment inserted a list of fundamental duties of citizens. In all, 10 duties were enumerated. 10 ड्यूटीज बताई गई थी। हम आपके चैप्टर के बुक के फर्स्ट एक दो पेज में, स्टार्टिंग के एक दो पेज में ही आपको मिल जाएगी। We discussed it also. So the Constitution does not say anything about enforcing these duties. कॉन्स्टिट्यूशन ने ड्यूटीज बताई, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ड्यूटीज बताई और उन ड्यूटीज को बाद में इन्फोर्स भी किया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन भी किया गया। बट ये जो ड्यूटीज थी, इसको फोर्स नहीं किया गया था कि आपको ये ड्यूटीज फॉलो करनी ही करनी है। As citizen, obviously we must abide by the constitution and हमें अपनी कंट्री को डिफेंड करना चाहिए, हमारी हार्मनी को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। दिस इज आवर मोर ऑफ नेचुरल ड्यूटी, और मतलब फंडामेंटल ड्यूटी से ज्यादा मैं इसको नेचुरल ड्यूटी या ह्यूमन ड्यूटी बोलना चाहूंगी, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज आवर कंट्री, तो उसकी हार्मनी, ठीक है, पीसफुल इन्वायरमेंट बनाए रखना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, अपने कंट्री को डिफेंड करना, ये हमारा नेचुरल राइट बनता है, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। It must be noted that our constitution does not make the enjoyment of rights dependent or conditional upon fulfillment of duties. In this sense, the inclusion of fundamental duties has not changed the status of our fundamental rights. और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं बोला था कि अगर आप अपनी ड्यूटीज को निभाओगे तभी हम आपको फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करेंगे, ये कंडीशनल नहीं था, ठीक है। और अगर ऐसा कंडीशनल होता तो फंडामेंटल राइट्स की या फिर कोई बात ही नहीं रहती कि ये फंडामेंटल राइट्स है आपकी, राइट। सो 40, ये याद रखना कब हुआ था आपका, 42nd अमेंडमेंट में हुआ था 1976 में, आपके फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है इंसर्ट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। Okay, so class, this is all about today. So in our next class we will go through this topic, fundamental rights and directive principles का relationship जो है वो हम go through करेंगे, इनका differentiation पढ़ेंगे, ठीक है। And this, check your progress, this is your homework for today. Go through it, complete it, and we will discuss it tomorrow in our class. Okay, thank you so much. Bye bye, take care.